हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग के लिए मैट्रिक परीक्षा 2023 में विज्ञान के मॉडल सेट लेके आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो हवा या निर्वात में दोनों में लगभग बराबर होता है। आपका हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपका पानी में बोलेगा तो कितना बताइएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कांच में बोलेगा तो बताइएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हवा में क्या बताएं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा है प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। विद्युत चुम्बकीय तरंग का क्या है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। और एक बात और ध्यान देना है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। पूछेगा प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डीसी है ना, कैसा डीसी। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट को हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। कौन धारा, दिष्ट धारा। अगला सवाल है आपका कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त करते हैं। तो तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रम के रूप में। कैसे, एंगस्ट्रम। कहेगा एंगस्ट्रम का संकेत, तो देखिएगा सिंबल क्या होता है, ए, है ना। चलिए आगे सवाल है कि दृश्य प्रकाश है ना, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो कहता है, देखिए तरंगदैर्घ्य की बात कर दिया तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। किसका होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक, तो लाल का, है ना। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कहेगा कि विचलन किसका ज्यादा। ध्यान से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको एग्जाम में 100% पूछेगा। तो ध्यान से इस प्रश्न को जो बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। कहेगा कि सबसे ज्यादा, ऐसे लाइट जा रहा है तो प्रिज्म से पास करेगा, तो ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे मुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग है वो क्या होता है, कम झुकता है। और बैगनी रंग है जो कि झुकाव ज्यादा हो जाता है। तो ध्यान, झुकाव या विचलन पूछेगा कि किसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। किसका, बैगनी का। और किसका विचलन सबसे कम होता है, तो लाल का। क्या, लाल का। ये बैगनी है ना। तो यहाँ तरंगदैर्घ्य की बात किया है, कह रहा है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो सिर्फ तरंगदैर्घ्य के वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो आप आंसर बताइएगा क्या होगा, लाल होगा। क्या होगा, लाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, समान नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा। तो आप बताइएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। और अगर यही आपका पूछे कि स्पर्श दृष्टि की दूर बिंदु, तो आप अनंत बताइएगा। क्या बताइएगा, अनंत, है ना, अनंत बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहता किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेटिना ऑप्शन में रहेगा या दृष्टिपटल, है ना, रेटिना या दृष्टिपटल। अगला सवाल है कि एक एचपी बराबर कितना होता है। तो आपको सबको पता होगा 746 वाट के बराबर होता है 1 एचपी, है ना। अगला धारा मापने के लिए किसका उपयोग है, मतलब यंत्र की बात कर दिया तो धारा मापते हैं हम लोग ए मीटर से। कौन से, ए मीटर से मापते हैं, ए मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, डायनमो दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। तब सिर्फ बोला कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो डिस्ट धारा और एसी धारा दोनों हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि एसी डायनमो भी होता है और डीसी डायनमो होता है। तो सिर्फ मतलब डायनमो की बात कर दिया कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों प्रकार की धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। अगला सवाल है कि कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बोलेगा तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऐसे भी लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा भी है, और ऐसे भी वहां एग्जाम में लिखा मिलेगा कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए U9235 का प्रयोग किया जाता है ना। तो यूरेनियम यहाँ है, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। अभी बताएं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अब इसमें कोई बोलेगा कि निर्वात में काहे अधिक होता है। तो देखिए, निर्वात में कोई डस्ट पार्टिकल, धूल कण वगैरह नहीं होता है। अब नहीं होगा तो नहीं होता है तो प्रकाश को जाने में क्या होता है, आसानी से हो जाता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। तो प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होता है। और ये सब में डेंसिटी है, कांच हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, ये सब डेंसिटी के हिसाब से ज्यादा डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम जाएगा। अगर डेंसिटी कम रहेगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, कम रहेगा तो अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपको सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होगा, मतलब सीधा प्राप्त होगा। तो सीधा कब प्राप्त हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि एक समतल दर्पण रहेगा तब सीधा प्राप्त होगा, है ना। दर्पण की बात कर रहा है तो दर्पण समतल दर्पण में भी और एक उत्तल दर्पण में भी सीधा प्राप्त होगा। अगला ध्यान देंगे हम लोग कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। अब बताइएगा दूरी मापने के लिए, मतलब पता दर्पण के सामने वाला जो भी दूरी होता है वो आपको बताया है कि ऋणात्मक होता है। दर्पण के सामने, जैसे मान लीजिए दर्पण है ना, तो दर्पण के सामने मान लीजिए यहाँ वस्तु रखे तो दर्पण के बाईं और इधर कोई भी वस्तु रखेंगे तो दूरी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि फ्लेमिंग के प्रभावी नियम के बाएं हाथ की तर्जनी, है ना, संकेत करता है। ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कि देखिए मान लीजिए 3 उंगलियां ऐसे है ना। तो बाएं हाथ की 3 उंगलियां है जो कि तर्जनी, है ना, किसकी बात कर रहा है, तर्जनी की। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, मध्यमा तर्जनी, है ना। और ये क्या है, अंगूठा है। ये आपका ये मध्यमा है, ये मध्यमा है मतलब बीच वाला, और ये क्या है, तर्जनी है, और ये क्या है, अंगूठा है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो तर्जनी है, तर्जनी है जो कि क्या है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अगला है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सौर उष्मक का उपयोग कब नहीं कर सकते हैं, जब उसमें धूप नहीं आएगा, है ना। तो बादलों वाले दिन में हम लोग कहते हैं कि उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि
समांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में है, क्या क्रम में है, समांतर क्रम में है, ऐसे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ध्यान दीजिएगा, अगर कहता है कि प्रतिरोध मतलब समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या को घटा देते हैं। देखिए समांतर क्रम में ढेर सारा प्रतिरोध रहता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कम जाता है, क्या होता है, कम जाता है। लेकिन इसकी संख्या को और क्या करोगे, घटा दीजिएगा तो क्या इसका वैल्यू है कि क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान देना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा समझना है। लेकिन यही चीज बोलता है कि श्रेणी क्रम में जैसे r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, अब कहेगा कि श्रेणी क्रम में है और एक को क्या करते हैं, जैसे घटा देते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में और श्रेणी क्रम में है उसको घटा देंगे तो मान 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं तो संतुलित प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन एक दो को और निकाल दीजिएगा, जैसे बड़ा जैसे देखिए बताते हैं, r बराबर कुछ है r1 प्लस r2 प्लस r3। अब देखिए एक को हम हटा दिए तो पहले 3 को था तो 3 को में उसका प्रतिरोध है कि बढ़ जाता था, लेकिन अब क्या किए कि एक और निकाल दिए तो संतुलित प्रतिरोध मान घट जाएगा। तो यही ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि श्रेणी क्रम में जो लेगा तो श्रेणी क्रम में क्या कुछ प्रतिरोध और निकाल लीजिएगा तो घट जाएगा, लेकिन समांतर क्रम में रहेगा ढेर सारा प्रतिरोध लगा हुआ और कुछ प्रतिरोध को निकाल लीजिएगा, है ना, तो उस समय क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर दोबारा समझा देंगे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक हीटर के रूप में नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आपका है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बोलेगा या एक बीओटी है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट करके है, तो उसका 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल होता है। 3 × 10 टू द पावर 6 जूल, है ना, 1 यूनिट बराबर पूछेगा। तो अगला सवाल है कि किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का क्या है, मात्रक है ना, शक्ति का क्या है, मात्रक है किलोवाट प्रति घंटा। तो कैसे हुआ, तो देखिए शक्ति बराबर आप क्या जानते हैं, शक्ति पी बराबर क्या जानते हैं, है ना, कार्य बटा समय, है ना, तो कार्य बटा समय और किलोवाट और इसका क्या हो गया, कार्य हो गया किलोवाट ना, और ये घंटा के क्या हुआ, समय थी, तो इसलिए शक्ति का मात्रक है। अगला देखेंगे विद्युत फ्यूज है जो कि विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि उष्मीय प्रभाव पर सिद्धांत पर है जो कि कार्य करता है। जो भी है जो कि विद्युत फ्यूज है ना, हीटर वगैरह है, हीटर बोलेगा, विद्युत बल्ब बोलेगा, ये सब उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपात में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को ध्यान दीजिएगा कि समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्ट मीटर को। अगर वोल्ट मीटर की लगाने की बात आएगा तो समांतर क्रम में, और एमीटर लगाने की बात आएगा तो आप बोलिएगा कि श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। पूछेगा कि एमीटर को कौन क्रम में लगाते हैं, तो मीटर को कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। सब क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है सब। अगला विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त, मतलब विभवांतर मापे, सीधा क्वेश्चन को थोड़ा सा भुला दिया है। आप सीधे कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है ना, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी होती है, तो सबको पता है कि निष्क्रिय गैस, है ना। विद्युत बल्ब में कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब 6 को गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या याद रखेंगे, ये सब निष्क्रिय गैस है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ध्यान रखेंगे कि माइनस में 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अगला सवाल है कि समीकरण दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाए हैं, है ना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए ध्यान देना कि एक बड़ा पदार्थ है जो कि टूट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, टूट रहा है, और टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उस समय बोलिएगा कि वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलिएगा, वियोजन अभिक्रिया। और यही सवाल ये चीज को इधर लिखता और ये बन जाता, है ना, ये तीर को हम इधर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये तीर को इधर से कर देते हैं, मतलब ये है कि ये आपका है कि प्रतिकारक ही है, क्या है, प्रतिफल है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये दो मतलब 2 या 2 अधिक से पदार्थ मिल करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उस समय संयोजन हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को अगर पूछा है क्या कि एक बड़ा पदार्थ टूट करके 2 या 2 से बना रहा है तो वो वियोजन हो जाएगा, बस इतना समझिएगा। अगला सवाल है कि लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि लाल तत्व पर हम लोग लाल तत्व पर हम अगर वाष्प को देंगे, लाल तत्व पर मतलब Fe, है ना, प्लस H2O, और ये जो है जल वाष्प, ये क्या है, लोहा है कि लाल तत्व है, तो उस कंडीशन में Fe2O3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चा को समझ में नहीं आता, जब लाल तत्व करते हैं ना तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है, लोहा का वैलेंसी कितना होता है 3, और ये लोहा के ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है 2। तो ये ध्यान देना है कि जब भी कोई 2 तत्व रिएक्शन करता है तो उसकी वैलेंसी का लेन देन हो जाता है, तो ये जो इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है वो लोहा के पास चला जाता है, और लोहा का जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है, इसलिए आपका यहाँ आंसर हो गया Fe2O3, जिसको हम लोग पढ़ेंगे फेरिक ऑक्साइड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका क्षार के लिए आपको पूछ रहा है, तो ध्यान देना है कि 0 से लेकर के 7 तक क्या होता है, अम्ल होता है, और 7 से 14 तक होता है वो क्या होता है, क्षार होता है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में पीएच मान के मतलब दिया हुआ है इसमें, और क्षारक का मान कौन है, तो ध्यान दीजिए ये 2 है जो कि तो 0 से 2 के बीच में है, तो ये तो अम्ल हो गया। 7 है जो कि आपका उदासीन होता है, 7 आपका क्या होता है, उदासीन, तो ये तो उदासीन हो गया, और 6 है जो कि अम्ल हो गया क्योंकि 7 से नीचे है, तो आपका 13 है जो कि क्या है, 7 से ऊपर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपका
सी है, सी प्लस O2 तो बनेगा CO2। तो देखिए ये पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि होती है। तो जब कोई तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। कब कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। जब कोई तत्व में ऑक्सीजन का वृद्धि हो तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन, दोनों बात याद रखिएगा। उपचयन नहीं दे रहेगा तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण दे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ये आपको सबको पता होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaCaOCl2 है ना। और एग्जाम में कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लिखा रहेगा CaCl और यहाँ O और Cl। ये जो दो Cl दिख रहा है, एक Cl को यहाँ लिखा, एक Cl को यहाँ लिखा, और बीच में क्या है? O है। तो ध्यान दीजिए एग्जाम में ए भी रह सकता है या तो ए रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि धातु की प्रकृति क्या होती है? तो धातु की प्रकृति आपका विद्युत धनात्मक होता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। और ये पूछेगा कि अम्लीय है कि क्षारीय। तो धातु की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, ये भी बात याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक पॉइंट याद रखना आपको, जैसे यहाँ जिंक लिया है, क्या लिया है? जिंक लिया है और इसकी अभिक्रिया कराया है H2SO4 से, H2SO4 से, तो क्या बनेगा? ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। अब ये आपका क्या याद करिएगा, आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई धातु, यहाँ देखिए धातु है, ये धातु जो देख रहे हैं और ये अम्ल है, तो जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है ना तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आयरन को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर और आपका है कि आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट के जो देख रहे हैं विलियन, एक कॉपर सल्फेट के विलियन है, तो एक कॉपर को क्या कर रहा है? भगा रहा है, और उसके स्थान पर आयरन चला गया, देखिए आयरन सल्फेट हो गया, तो ये भगा देता है और उसकी जगह पर स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब भगा देता है क्यों? तो जो तत्व अभिक्रियाशील अगला तत्व से मान लीजिए कॉपर है और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील लोहा है, तो कॉपर को भगा करके उसका स्थान ले लेता है। तो जब भगा करके उसका ऑर्बिट से हटा करके उसका स्थान ले लेता है तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन है संयोजन लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत है, आगे देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो कम अभिक्रियाशील इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सबसे कम है। तो एक ट्रिक थोड़ा सा हम बता रहे हैं, उस पर थोड़ा सा केयर कीजिएगा। यहाँ से हम लिखने के प्रयास कर रहे हैं और एक पोसो कै मैं जिला नहीं हटेगा, पोसो कै मैं जिला हटा 400। तो मतलब एक नंबर में पोटेशियम होता है, दूसरा में सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक। तो ध्यान दीजिएगा इतना में आपको मिल गया चारों ऑप्शन। तो सबसे कम बोल रहा है तो सबसे पीछे कौन गया? आपका जिंक गया ना, तो आपका जिंक आंसर हो जाएगा, है ना। आप अपना कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हम बोले पोसो कै मैं जिला हटा 400। अगला सवाल है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम के बोलेगा तो CaSO4 × 2H2 होता है। जिप्सम के CaSO4 × 2H2 और CaSO4 × ½ H2 किसका होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवाज, अगला सवाल क्या है कि आधुनिक आवाज सारणी की क्षैतिज कतारों में निम्नलिखित में क्या क्या कहलाती है? तो जो क्षैतिज कतार होता है ना उसको आवर्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्षैतिज कतार होता है उसको हम लोग आवर्त पीरियोडिक टेबल में जो क्षैतिज कतार ऐसे रहता है उसको आवर्त कहते हैं, और जो ऐसे वर्टिकल रहता है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं, है ना। अगला सवाल है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक के परत चढ़ाया जाता है। मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक के परत चढ़ाया जाता है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ध्यान दीजिएगा कि चूने के पानी को आपको कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसीलिए इसको स्टॉप करते हैं। आज का 40 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और जैसे आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा तो आगे उस तरह की वीडियो हम लाएंगे। थैंक यू।